हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं टीजीटी सॉल्व पेपर 2016। इससे पहले हम टीजीटी सॉल्व पेपर 2016 के 3 सेट करा चुके हैं। आज है सेट 4। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक हैं ए अमृत राय, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामविलास शर्मा या फिर डी मोहन राकेश। तो आप लोग बताइए, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है बी विष्णु प्रभाकर। इसका सही ऑप्शन है बी विष्णु प्रभाकर। अमृत राय। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद धनपत राय के पुत्र थे। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र। मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र थे। हिंदी के अच्छे ललित निबंधकार, कहानी उपन्यास लेखक एवं जीवनी लेखक थे। बीज उनका पहला उपन्यास था। अपने पिता की जीवनी पर आधारित कलम का सिपाही के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तिरंगा, तिरंगा, कफन, तिरंगा और कफन उनका कहानी संग्रह है। क्या है? तो अमृत राय का कहानी संग्रह है। चिट्ठी पत्री उनके पिता के लिखे पत्रों का संग्रह है। अब है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारतेंद्र युग और हिंदी जाति का साहित्य शामिल है। फिर है मोहन राकेश। फिर है मोहन राकेश। मोहन राकेश 8 जनवरी 1925 से 1925 1925 से 3 दिसंबर 1972 हिंदी की नई कहानी आंदोलन के सशक्त कहानीकार थे। 8 दिसंबर 1925 से लेकर 3 दिसंबर 1972 तक नई कहानी आंदोलन के सशक्त कहानीकार थे। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों का राजहंस के रचनाकार, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित, मूलतः सिंधी परिवार से थे। कहां से थे? तो सिंधी परिवार से थे। सारिका के संपादक भी रहे हैं। मोहन राकेश सारिका के संपादक भी रहे हैं। प्रश्न 111 है, कामायनी में कुल कितने सर्ग थे? कामायनी में कुल कितने सर्ग थे? तो यहाँ सर्गों को पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए 8, बी 10 या फिर सी 12 या फिर डी 15। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? कामायनी में कुल कितने सर्ग थे? तो इसका सही ऑप्शन है डी 15। सर्गों की संख्या है 15 है, जिसमें पहला सर्ग है चिंता। चिंता, चिंता, आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए। आज का सेट अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चिंता महाकाव्य का पहला सर्ग चिंता। चिंता कामायनी महाकाव्य का पहला सर्ग है, जिसमें देव सभ्यता के विनाश के बाद मनु की चिंता को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? तो मनु की चिंता को दर्शाया गया है। प्रश्न,
प्रश्न 112 है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक, उद्धव शतक, उद्धव शतक, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? ए अवधी, बी ब्रज, या फिर डी सी खड़ी बोली, डी अपभ्रंश। तो आप लोग बताइए, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, इसका सही ऑप्शन है बी, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। अवधी, अब है अवधी, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस है, जिसकी रचना 16वीं शताब्दी में, जिसकी रचना रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी, कब? तो 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। किसने की थी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। खड़ी बोली, खड़ी बोली अमीर खुसरो की खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं अमीर खुसरो की खालिकबारी, दो सुखने जैसी कविताओं से शुरू हुआ है। लल्लू लाल का प्रेम सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर प्रथम गद्य रचना है। और मैथिली शरणगुप्त का भारत भारती, मैथिली शरणगुप्त का भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, मैथिली शरणगुप्त का भारत भारती जैसी महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हैं, खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं। अपभ्रंश, अब है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में रचित रचनाएं हैं धनपाल, धनपाल का भविष्यत कहा, धनपाल का भविष्यत कहा, जो कि 10वीं सदी में रचित रचना है। कब रचित है, कब इसकी रचना हुई? तो धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, उसकी रचना 10वीं सदी में की गई। कुशल लाभ का ढोला मारू रादुहा एक विरह काव्य है, जो कि 11वीं सदी में रचित रचना है। कब है? जो तो 11वीं सदी में रचित रचना है। प्रश्न 113 है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो ए स्कंदगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, या फिर सी अजात शत्रु, या फिर डी चंद्रगुप्त। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, इसका सही ऑप्शन है बी ध्रुव स्वामिनी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु ये रचनाएं किसकी हैं? ध्रुव स्वामिनी। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। किसकी हैं? तो जय शंकर प्रसाद, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 114 है, प्रश्न 114 है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखा है? इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखा है? ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर डी सुरेंद्र वर्मा। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक नाटक लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक नाटक लिखे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु। अब है मोहन राकेश, मोहन राकेश का ऐतिहासिक नाटक, मोहन राकेश का ऐतिहासिक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य रूप से आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस शामिल है। आषाढ़ का एक दिन,
आषाढ़ आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, ये ऐतिहासिक नाटक हैं। मोहन राकेश के ऐतिहासिक नाटक हैं। ये नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ये नाटक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इनमें आधुनिक मनुष्य के आंतरिक संघर्ष और भावनाओं को दर्शाया गया है। आधुनिक मनुष्य के आंतरिक संघर्ष और भावनाओं को दर्शाया गया है। अब है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं। क्या है तो अंधा कुआं, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, अंधा कुआं, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मादा कैक्टस, मादा कैक्टस। सुरेंद्र वर्मा, फिर एक सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा का ऐतिहासिक नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जो कि 1972 ईस्वी में लिखा गया, 1972 ईस्वी में रचित नाटक है। अन्य नाटक है इनके छोटे सैयद, बड़े सैयद, कैदे हयात, ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। अब है प्रश्न 115। प्रश्न 115 है, सन 1975 के बाद की कविताओं को इनमें से क्या नाम दिया गया है? सन 1975 में बाद की रचनाओं को इनमें से क्या नाम दिया गया है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ए नई कविता, बी समकालीन कविता, सी अकविता, फिर डी नवगीत। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। यानी 1975 के बाद की कविताओं को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी समकालीन कविता। इसका सही ऑप्शन है बी समकालीन कविता। नई कविता का आरंभ 1954 में नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी से नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। इसके संपादक थे, नई कविता के संपादक थे जगदीश गुप्त। संपादक जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव नारायण शाही थे। विजयदेव नारायण शाही थे। फिर है नवगीत का प्रकाशन। नवगीत 1958 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र यादव सिंह ने गीतांगिनी नवगीत का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ और इसके प्रकाशक राजेंद्र सिंह ने गीतांगिनी के माध्यम से इसका नामकरण किया था। प्रश्न है 116। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं ए निर्मल वर्मा, बी नरेश मेहता, सी विवेकी राय या फिर डी श्रीलाल शुक्ल। तो प्रश्न 116 के रचनाकार हैं, तो इसका सही ऑप्शन है डी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है तो श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न 117 है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो ए
जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर या फिर डी निर्मल वर्मा, या फिर डी निर्मल वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है बी महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। इसका सही ऑप्शन है बी महीप सिंह। कमलेश्वर, कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। इनके साथ थे राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, जिन्हें कमोरा से याद कर सकते हैं। का से कमलेश्वर, मा से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 है, इनमें से कौन सी कृत अज्ञेय की है? प्रश्न 18 है, इनमें से कौन सी कृत अज्ञेय की है? ए संसद से सड़क तक, बी मछली घर, सी हरी घास पर क्षण भर, या फिर डी साये में धूप। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? अज्ञेय की रचना है, तो इसका सही ऑप्शन है सी हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर ए अज्ञेय की रचना है। संसद से सड़क तक किसकी रचना? तो यह धूमिल की रचना है। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। किसकी रचना है? तो धूमिल की रचना है। मछली घर, मछली घर किसकी रचना है? तो विजय देव नारायण शाही की है। किसकी है? तो ये विजय देव नारायण, विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही की रचना है। फिर है साये में धूप। तो साये में धूप किसकी रचना है? तो यह दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी है? तो दुष्यंत कुमार की रचना है। दुष्यंत कुमार, साये में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। फिर है प्रश्न 119। प्रश्न 119 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित काव्य कौन सा है? ए रेणुका, बी हम विश्व जन्म के, सी हिम किरीटनी, या फिर डी मिलन। तो आप लोग बताइए प्रश्न 119 का बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है बी हम विश्व जन्म के। इसका सही ऑप्शन है बी हम विश्व जन्म के। रेणुका किसकी रचना? तो रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हिमकिरीटनी किसकी रचना है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है? तो माखनलाल, हिमकिरीटनी रचना है माखनलाल। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। मिलन, मिलन किसकी रचना है? अब है मिलन। तो मिलन किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। मिलन जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 120, आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी आत्मकथा, या फिर डी काव्य संकलन। तो आप लोग बताइए आठवां सर्ग किस विधा की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है बी नाटक। आठवां सर्ग नाटक विधा की रचना है। नाटक विधा की रचना है। तो किसकी रचना है? तो यह सुरेंद्र वर्मा की रचना है। किसकी है? तो सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। आठवां सर्ग नाटक विधा है, नाटक। प्रश्न
प्रश्न 121 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रश्न 121 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए चिंतामणि काव्य प्रकाश, बी मतीराम रसरहास, बी भूषण भूषण अंग दर्पण, या फिर डी रसलीन शिवा बावनी। रसलीन शिवा बावनी। तो इसका सही ऑप्शन है ए चिंतामणि काव्य प्रकाश। चिंतामणि का है काव्य प्रकाश, चिंतामणि का काव्य प्रकाश। मतीराम का है रसराज नहीं बल्कि मतीराम का रस रहस्य नहीं बल्कि रसराज है, रसराज। मतीराम का है रसराज। भूषण का शिवा बावनी, भूषण की रचना है शिवा बावनी और रसलीन की है अंग दर्पण। तो इसका सही ऑप्शन है ए चिंतामणि। किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। प्रश्न 122, मैला आंचल के लेखक हैं। प्रश्न 122 है, मैला आंचल के लेखक हैं। ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी नागार्जुन, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, या फिर डी मोहन राकेश। तो मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल ग्रामीण अंचल पर लिखी गई रचना है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। प्रश्न 123, प्रश्न 123 है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही ऑप्शन है ए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मनु मानो जनु जानो। मनु मानो जनु जानो। मनु मानो जनु जानो ए उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। जहां मनु मानो जनु जानो आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 124 है, प्रश्न 124 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार, या फिर डी उपमा अलंकार। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी रूपक अलंकार। क्या है? तो सी रूपक अलंकार। वह अलंकार जिसमें उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, यानी उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है के बीच के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान मान लिया जाता है। इसमें दोनों को एक ही मान लिया जाता है, न कि एक दूसरे के समान। इसका उदाहरण जैसे है चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण कमल के समान हैं, यानी चरण कमल ही हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी रूपक अलंकार। प्रश्न 125 है। आज इस प्रश्नों की संकलन का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 125, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? प्रश्न है 125, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग बताइए इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए उलाला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी दोहा। तो इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है बी चौपाई।
इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। यानी रघुकुल रीति, रघुकुल की परंपरा में वचनों को प्राणों से अधिक महत्व दिया गया है। वचनों को प्राणों से अधिक महत्व दिया गया है और वचन निभाने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान किया जाता है। जिस प्रकार कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन लिया था राम को 14 वर्ष का वनवास हो और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी मिले, तो राजा दशरथ अपने वचन से टले नहीं। उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया और भरत को राजगद्दी दी। इन्हीं वचनों के कारण वो अपनी कुल परंपरा से हटे नहीं, रीत से अलग नहीं हुए। उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया लेकिन वचनों का मान रखा। तो इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ? तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और चैनल को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।